आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन उसके दूसरे पहलू भी हैं जिन्हें जानना बेहद ही जरूरी है। हम बात करेंगे मार्स कॉलोनाइजेशन की, कि कैसे हम इंसान मार्स पर बसने का सपना देख रहे हैं और क्या ये सपना कहीं मार्स के लिए एक नाइटमेयर न बन जाए। मार्स हमारा नेबरिंग प्लेनेट हमेशा से इंसानों को फैसिनेट करता आया है। लाल रंग का ये ग्रह जहाँ कभी पानी होने के सबूत मिले, जहाँ पतला सा एटमॉस्फेयर है, ये हमें अपनी तरफ खींचता है। हम सोच रहे हैं वहाँ घर बनाने की, एक नया चैप्टर शुरू करने की, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है इस नई शुरुआत की कीमत क्या होगी? क्या हम मार्स को वही नुकसान पहुंचा देंगे जो हमने अपनी धरती को पहुंचाया है? तो चलिए आज हम इस मुद्दे की एक एक परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि हमारी करंट प्लान्स क्या हैं, कौन कौन से बड़े प्लेयर्स इस रेस में हैं, कैसे हमारी ये कॉलोनाइजेशन की कोशिश मार्स को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कशन नहीं, ये एक एथिकल और फिलोसॉफिकल डिबेट होगी। तो अपनी सीट बेल्ट मान लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोचक होने वाला है। अवर करंट प्लान्स टू कॉलोनाइज मार्स। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं इंसान मार्स पर जाने के लिए इतना बेकरार क्यों है, और साथ ही साथ जानते हैं कि हमारी करंट प्लान्स क्या हैं। जब हम मार्स कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं, बल्कि बहुत से साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और बिलियनियर्स का एक सीरियस मिशन है। बट व्हाई मार्स? द मोटिवेशन बिहाइंड कॉलोनाइजेशन। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि मार्स ही क्यों, जब हमारे सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स और मून्स हैं, तो हम मार्स के पीछे ही क्यों पड़े हैं? इसके कई रीजंस हैं। ह्यूमैनिटीज सर्वाइवल सबसे बड़ा रीजन है। एग्स इन वन बास्केट प्रॉब्लम। अगर हम सिर्फ अर्थ पर डिपेंड करते हैं और कोई बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है, जैसे एस्ट्रॉइड हिट, न्यूक्लियर वॉर या कोई अनजान बीमारी, तो पूरी मानव जाति का अंत हो सकता है। मार्स पर एक सेकंड होम बनाना हमारी प्रजाति के लिए एक बैकअप प्लान है। मार्स हमेशा से साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना है। क्या अब भी वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? मार्स की जियोक्रोनोलॉजी, उसकी फॉर्मेशन और उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझना हमें अपनी सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। वहाँ डायरेक्ट रिसर्च लैब्स बनाना और एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ही वैल्यूएबल होगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मार्स के पास अपने रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर आइस, जो फ्यूचर कॉलोनीज के लिए पीने के पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। हमें कुछ हद तक मेटल्स और मिनरल्स भी मिल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जरूरी होंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मार्स पर जाना और वहां बेस बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। इस प्रोसेस में हम जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे वो अर्थ पर भी हमारी बहुत हेल्प कर सकती है। द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन। हम इंसानों की फितरत है नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए फ्रंटियर्स को पुश करना। हमेशा से इंसानों ने अपनी लिमिट्स को टेस्ट किया है। मार्स कॉलोनाइजेशन इसी खोज का अगला कदम है। ये हमारी जनरेशन के लिए मून लैंडिंग जैसा एक डिफाइनिंग मूवमेंट हो सकता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। फ्यूचर में मार्स पर इंडस्ट्रीज बन सकती हैं, टूरिज्म डेवलप हो सकता है और नए मार्केट्स खुल सकते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन के नए एवेन्यूज बनेंगे। की प्लेयर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ये कोई अकेला मिशन नहीं है, इसमें कई बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड हैं जो अपनी अपनी कैपेबिलिटीज और विजन के साथ आगे बढ़ रही हैं। यूएसए की स्पेस एजेंसी सबसे आगे है। उनका आर्टेमिस प्रोग्राम वापस इंसानों को चांद पर भेज रहा है, जो मार्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। नासा का अल्टीमेट गोल है 2030 तक इंसानों को मार्स पर भेजना। वो ओरियन स्पेसक्राफ्ट, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट्स और गेटवे लूनर आउटपोस्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। नासा का फोकस साइंटिफिक रिसर्च और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर है। चलिए अब बात करते हैं स्पेसएक्स की। इलॉन मस्क का विजन है मार्स को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाना। उनकी कंपनी स्पेसएक्स इस रेस में सबसे एम्बिशियस और एग्रेसिव प्लेयर है। उनका स्टारशिप सिस्टम एक फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया गया है ताकि बहुत सारे इंसान और कार्गो मार्स पर भेजे जा सकें। मस्क का गोल है कुछ ही सालों में पहला क्रूड मिशन भेजना और इवेंचुअली मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाना। उनका टाइमलाइन अक्सर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, लेकिन उनकी प्रोग्रेस अनडिनाइबल है। चलिए अब बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की।
ईएसए भी मार्स एक्सप्लोरेशन में काफी एक्टिव है। वो लगातार रोवर्स और ऑर्बिटर्स भेजकर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भी हिस्सा लेते हैं, जैसा कि नासा के साथ मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन में उनका फोकस साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर है, जो फ्यूचर क्रूड मिशंस के लिए ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कई और छोटी प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप भी मार्स कोलोनाइजेशन के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स पर काम कर रही हैं, जैसे एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स, रोबोटिक कंस्ट्रक्शन, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन और इवन स्पेस एग्रीकल्चर। ये इकोसिस्टम बहुत डायनामिक है। टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन्स। मार्स कोलोनाइजेशन कोई ओवरनाइट प्रोजेक्ट नहीं है, ये डिकेड्स तक चलने वाला एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। चलिए अभी हम इसकी पूरी टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। नियर टर्म, फ्रॉम नाउ टू 2030s। अभी हम मार्स पर रोवर्स और ऑर्बिटर्स भेजकर डाटा कलेक्ट कर रही हैं, पोटेंशियल लैंडिंग साइट्स को आइडेंटिफाई कर रही हैं और रिसोर्स मैप्स बना रही हैं। इसमें नासा का परसिवरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर और चाइना का ज़ीरोंग रोवर शामिल है। पहले कार्गो मिशंस भेजे जाएंगे। इसमें इक्विपमेंट, सप्लाईज और रोबोटिक कंस्ट्रक्शन यूनिट्स होंगे। ये मार्स पर इंसानी प्रेजेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे। नासा और स्पेसएक्स दोनों ही मार्स पर इंसानों को भेजने का टारगेट कर रही हैं। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन मिशन होंगे, शायद कुछ हफ्तों या महीनों के। मिड टर्म मिशंस 2040s to 2060s। पहले क्रूड मिशंस के बाद फोकस होगा मार्स पर एक परमानेंट सेल्फ सस्टेनिंग बेस बनाने पर। इसमें हैबिटेट्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, पावर जनरेशन यूनिट्स और साइंटिफिक लैब शामिल होंगे। मार्स के अपने रिसोर्सेज जैसे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। इससे अर्थ से सप्लाईज की डिपेंडेंसी कम होगी। पानी से ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल भी बनाया जाएगा। रेगुलर फ्लाइट्स के साथ क्रू की संख्या बढ़ेगी और साथ ही साथ मिशन की ड्यूरेशन भी। अब लोग वहां पर एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए रहेंगे। लॉन्ग टर्म 2070s ऑनवर्ड्स, टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स। कुछ साइंटिस्ट और विजनरीज जैसे इलॉन मस्क मार्स को टेराफॉर्म करने का सपना देखते हैं, यानी उसके एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट को अर्थ जैसा बनाना, ताकि फ्यूचर में वहां प्लांट्स उगाए जा सकें और इवेंचुअली बिना सूट्स के घूमा जा सके। अगर ये पॉसिबल हुआ तो ये बहुत ही एम्बिशियस और कई डिकेड्स लेने वाला प्रोजेक्ट होगा। सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी। अल्टीमेट गोल है मार्स पर एक ऐसी कॉलोनी बनाना जो अर्थ से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो, जहां नए शहर बसाए जा सकें और एक नई सभ्यता शुरू की जा सके। टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशंस बीइंग एक्सप्लोर्ड। मार्स कोलोनाइजेशन के लिए कुछ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, जिन पर अभी काम चल रहा है। एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स। केमिकल रॉकेट्स को मार्स तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, करीब 6 से 9 महीने का। इसीलिए आयन थ्रस्टर्स, न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसे एडवांस सिस्टम्स पर रिसर्च हो रही है, जो ट्रेवल टाइम कम कर सकते हैं। रेडिएशन शील्डिंग। मार्स के पास अर्थ जैसा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए वहां की सरफेस कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन से एक्सपोज होती है। हैबिटेट्स को रेडिएशन से बचाने के लिए थिक वॉल्स या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये थे हमारे प्लान्स और मोटिवेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इस मिशन का दूसरा और शायद ज्यादा क्रिटिकल पहलू, कि कैसे मार्स को कोलोनाइज करने की हमारी कोशिश उसे परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। हाउ कोलोनाइजिंग मार्स कुड डिस्ट्रॉय मार्स। अब जब हमने मार्स कोलोनाइजेशन के सपने और प्लान्स देख ही लिए हैं, तो चलिए उसके दूसरे और ज्यादा सीरियस पहलू पर नजर डालते हैं। क्या हम इंसान मार्स पर बसने की कोशिश में अनजाने में ही सही उस ग्रह को परमानेंटली नुकसान पहुंचा देंगे? ये सवाल बहुत गहरा है और इसके कई डायमेंशंस हैं। जैसे हमने अपनी धरती को इंसानी एक्टिविटीज से बदला है, क्या वही फेट मार्स का भी होगा? पोटेंशियल प्लैनेटरी कंटेमिनेशन, ये सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट खतरा है। जब हम अर्थ से मार्स पर जाते हैं तो हम अपने साथ बहुत कुछ ले जाते हैं, और इसमें सबसे खतरनाक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे स्पेसक्राफ्ट रोवर्स और फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ अर्थ के बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई ले जा सकते हैं। भले ही कितना भी स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल यूज किया जाए, कुछ एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर मार्स पर कोई नेटिव माइक्रोबियल लाइफ मौजूद है, तो अर्थ के माइक्रोब्स उसके लिए इन्वेडर्स हो सकते हैं। अर्थ के माइक्रोब्स ज्यादा रोबस्ट, एडेप्टिव और कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, और वो नेटिव मार्शियन लाइफ को
आउट कम्पीट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए अगर मार्स पर कोई यूनिक माइक्रोबियल इकोसिस्टम है और हम उसे अनजाने में ही सही अर्थ के कॉमन बैक्टीरिया से वाइप आउट कर दे तो क्या होगा। इट साउंड वेरी डेंजरस, कॉम्प्रोमाइजिंग साइंटिफिक रिसर्च। अगर हम मार्स को अर्थ के माइक्रोब से कंटेमिनेट कर देते हैं तो फ्यूचर में मार्स पर जीवन की खोज बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि जो लाइफ हमें मिली है वो नेटिव मार्शियन है या हमारे ही स्पेसक्राफ्ट से आई हुई है। इससे फॉल्स पॉजिटिव्स का खतरा बढ़ जाएगा। चेंजिंग मार्शियन एनवायरनमेंट, कुछ माइक्रोब्स मार्स के केमिकल कंपोजिशन या उसके सरफेस मटेरियल को भी ऑल्टर कर सकते हैं, जिससे उसका नेचुरल स्टेट बदल जाएगा। बैकवर्ड कंटेमिनेशन, जब एस्ट्रोनॉट्स मार्स से वापस अर्थ आएंगे तो वो मार्स के सैंपल्स और हो सकता है कि मार्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपने साथ लाएं। अगर मार्स पर कोई अननोन लाइफ है जो अर्थ के इकोसिस्टम के लिए एलियन है तो उसके अर्थ पर क्या इफेक्ट्स होंगे हमें बिल्कुल नहीं पता। क्या वो कोई नया पेंडेमिक क्रिएट कर सकती है? क्या वो अर्थ की नेटिव लाइफ फॉर्म्स के लिए खतरनाक हो सकती है? इससे वॉर ऑफ वर्ल्ड जैसी सिचुएशन हो सकती है जहां इंसान मार्शियन माइक्रोब्स के आगे हेल्पलेस हो जाए। इस खतरे से बचने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लैनेटरी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। एस्ट्रोनॉट्स को वापस आने पर लंबे समय तक क्वारंटीन में रखा जाएगा और मार्शियन सैंपल्स को बायो कंटेनमेंट लेवल 4 फैसिलिटीज में ही हैंडल किया जाएगा। लेकिन क्या ये प्रिकॉशन 100% फुल प्रूफ होंगे? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ प्रिस्टीन लैंडस्केप, जैसे हमने अर्थ पर किया, मार्स पर भी इंसानी एक्टिविटीज से वहां के एनवायरमेंट और लैंडस्केप्स पर बुरा असर पड़ सकता है। फिजिकल ऑल्टरेशन ऑफ सरफेस, जब हम मार्स पर लैंड करेंगे और बेस बनाएंगे तो उसकी सरफेस पर रोड, रनवे, लॉन्च पैड और हैबिटेट्स बनेंगे। इससे वहां के प्रिस्टीन जियोलॉजिकल फीचर्स परमानेंटली ऑल्टर हो जाएंगे। माइनिंग एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, अगर हम मार्स पर रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे बड़े बड़े माइनिंग साइट्स बनेंगे जो मार्स के सरफेस को स्कैड कर देंगे। डस्ट और डिब्रीज से वहां बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होगा। वेस्ट जनरेशन, इंसानी कॉलोनीज से गार्बेज, अबेंडेंड इक्विपमेंट, ब्रोकन डाउन रोवर्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होगा। अगर इस वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया तो मार्स की सरफेस स्पेस जंक से भर जाएगी। एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट चेंजेस, अगर हम मार्स को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो इसमें बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करना शामिल होगा ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सके और एटमॉस्फेयर थिक किया जा सके। इससे मार्स का नेचुरल क्लाइमेट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और शायद ये इरिवर्सिबल हो। क्या हमारे पास ये अधिकार है कि हम पूरे ग्रह के नेचुरल क्लाइमेट साइकिल को अपनी सुविधा के लिए बदल दें? फ्यूचर मार्शियन इंडस्ट्रीज से भी गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होगा जो मार्स के पतले एटमॉस्फेयर को फर्दर कंटेमिनेट कर सकता है। आज मार्स एक वाइल्ड अनटच ग्रह है जहां इंसानों के फुटप्रिंट नहीं है। कॉलोनाइजेशन से ये वाइल्डनेस खत्म हो जाएगी। फ्यूचर जनरेशंस के लिए मार्स सिर्फ एक इंसानी आउटपोस्ट बनकर रह जाएगा, ना कि एक रहस्यमयी लाल ग्रह। इकोलॉजिकल एंड एथिकल कंसर्न्स, ये वो पहलू है जो साइंस से पार है और हमारी मॉर्टेलिटी पर सवाल उठाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियल मार्शियन लाइफ, अगर मार्स पर अभी भी लाइफ है तो हमारी कॉलोनाइजेशन उस लाइफ के लिए एक थ्रेट बन सकती है। हम अनजाने में ही सही एक पूरे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उससे पहले कि हम उसे पूरी तरह समझ भी पाएं। ये वैसा ही होगा जैसे हमने अर्थ पर कई स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया। द प्राइम डायरेक्टिव डायलेमा, साइंस फिक्शन में प्राइम डायरेक्टिव का कॉन्सेप्ट है जहां किसी एलियन सिविलाइजेशन के नेचुरल डेवलपमेंट में हस्तक्षेप ना करने की बात की जाती है। अगर मार्स पर लाइफ है तो क्या हमें वहां अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश करके उसके नेचुरल इवोल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन वर्सेस प्रिजर्वेशन, अर्थ पर हमने रिसोर्सेज का बहुत शोषण किया है। क्या हम मार्स पर भी वही गलतियां दोहराएंगे? क्या हम वहां पर भी सिर्फ रिसोर्सेज के लिए जाएंगे और उसे सिर्फ एक आउटपोस्ट या माइनिंग कॉलोनी बना देंगे, या फिर हम उसके रिसोर्सेज का सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करेंगे? Who owns Mars? जैसे जैसे मार्स पर ह्यूमन प्रेजेंस बढ़ेगी, स्पेस लॉ और प्लैनेटरी गवर्नेंस के मुद्दे उठेंगे। कौन डिसाइड करेगा कि मार्स पर कौन क्या कर सकता है?
किस देश या कंपनी का किस एरिया पर अधिकार होगा, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी मार्स पर रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करती है तो क्या उस पर कोई इंटरनेशनल ओवरसाइट होगी। ये क्वेश्चंस अभी से जवाब तलाश रहे हैं। द ह्यूमन ईगो प्रॉब्लम, क्या मार्स कोलोनाइजेशन सिर्फ हमारी ईगो को सेटिस्फाई करने का एक तरीका है कि हम ये कर सकते हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारियां अर्थ पर पूरी तरह से निभा चुके हैं कि अब हमें दूसरे ग्रह को सेव करने की जरूरत है या उन पर बेस बनाने की? ह्यूमन रिस्क ट्रांसलेटेड टू प्लेनेटरी रिस्क। हम इंसान जहाँ भी जाते हैं अपने साथ अपनी परेशानियां भी लेकर जाते हैं। मार्स पर भी ऐसा ही हो सकता है। मार्स पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज के लिए, टेरिटरी के लिए या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के लिए। अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसका असर मार्स के एनवायरनमेंट पर भी पड़ेगा। वहाँ की फ्रेजाइल इकोलॉजी और स्ट्रक्चर्स टेरेस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो सकते हैं। मार्स पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, पावर जनरेशन और हैबिटेट इंटीग्रिटी पर डिपेंड करेगी। एक छोटी सी गलती या टेक्निकल फेलियर भी कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। इससे न सिर्फ इंसानी जीवन को खतरा होगा बल्कि इसका असर वहाँ के लिमिटेड एनवायरनमेंट्स पर भी पड़ेगा। हम मार्स के एनवायरनमेंट और वहाँ के जियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। हमारी एक्टिविटीज के लॉन्ग टर्म अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये सब बातें सुनकर थोड़ा डर लगता है। मार्स कोलोनाइजेशन सिर्फ एक इंजीनियरिंग फीट नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मोरल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिर्फ उस ग्रह पर जाने का सपना नहीं देख सकते, हमें उसकी सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा। तो दोस्तों, आज हमने मार्स कोलोनाइजेशन के दो अलग अलग पहलुओं को देखा। एक तरफ है हमारा सपना, हमारी जिज्ञासा, नई सीमाओं को छूने की इच्छा और मानवता के अस्तित्व का सवाल। हमने देखा कैसे नासा और स्पेसएक्स जैसे बड़े प्लेयर्स इस रेस में हैं और कैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज इस सपने को सच करने की तरफ बढ़ रही हैं। ये सब बहुत ही इंस्पायरिंग और एक्साइटिंग लगता है। लेकिन दूसरी तरफ है एक गहरी चिंता, एक जिम्मेदारी का रियलाइजेशन। अगर हम बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपर प्लानिंग और एथिकल कंसीडरेशंस के मार्स पर बसने चले जाते हैं तो क्या हम उस लाल ग्रह को वही नुकसान नहीं पहुंचा देंगे जो हमने अपनी नीली धरती को पहुंचाया है। हमने देखा कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंटेमिनेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वहां के प्रिस्टीन लैंडस्केप्स के नुकसान का कारण हो सकता है। अगर मार्स पर कोई माइक्रोबियल लाइफ मौजूद है तो हमारी प्रेजेंस उसके लिए एक खतरा बन सकती है। और क्या हमें सच में ये अधिकार है कि हम किसी ग्रह के नेचुरल स्टेट को बदल दें, और वो भी सिर्फ अपनी सुविधा के लिए? ये टॉपिक सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि फिलॉसफी, एथिक्स और हमारी जिम्मेदारियों का भी है। तो अब आगे क्या हमें मार्स पर जाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, शायद ऐसा नहीं है, लेकिन हमें बहुत कॉशियस रहना होगा। हमें कंटेमिनेशन से बचने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को डेवलप करना होगा और उन्हें हर हाल में फॉलो करना होगा। मार्स पर हैबिटेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे मेथड्स यूज करने होंगे जिनका वहाँ के एनवायरनमेंट्स पर कम से कम असर पड़े। एग्जाम्पल के लिए अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन या 3D प्रिंटिंग विद लोकल मटेरियल्स। मार्स पर बसने के लिए हमें वहाँ की लाइफ, जियोलॉजी और इकोलॉजी को भी अच्छे से समझना होगा। अगर वहाँ लाइफ मिलती है तो उसकी प्रोटेक्शन हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मार्स पर किसी एक देश या कंपनी का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमें इंटरनेशनल लॉज और एग्रीमेंट्स बनाने होंगे जो मार्स के रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। मार्स हमारे लिए एक उम्मीद हो सकता है, एक नया चैप्टर हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब हम उसकी इज्जत करें, उसकी सुरक्षा करें और अपनी पास की गलतियों से सीखें। अगर हम मार्स पर एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो हमें खुद को एक बेहतर इंसान बनाना होगा जो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरे कॉस्मोस की तरफ जिम्मेदारी से देखे। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या हम मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए तैयार हैं या हमें और ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मुझे आपके विचार जानने में बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आसमान में देखते रहिए और सोचते रहिए। I'll see you in the next one.